हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो है हमारी सभी क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जाम की डेट, आपके एग्जाम का पैटर्न और डिस्कस करेंगे हम एक बेस्ट टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी दोस्त आपके क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपने एग्जाम डेट की। रिसेंटली सीबीएसई ने जो अपनी न्यूज में अनाउंस करा है वो ये बोला है कि सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया अपने एग्जाम्स 15 फरवरी से स्टार्ट कर देगा। जी हाँ, 15 फरवरी से आपके एनुअल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल सीबीएसई ने जो अपना पैटर्न रखा है वो टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से नहीं रखा है, वो पूरा पहले की तरह एक एनुअल पैटर्न की तरह ही रखा गया है। तो आपके एनुअल एग्जाम्स 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस चीज की क्रिटिकलिटी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टाइम स्केल डायग्राम बनाया है। अगर हम अगस्त के महीने से स्टार्ट करें तो हमारे पास रफली 6 महीने का समय है, जिसमें हम मान सकते हैं कि हम अपनी पूरी तैयारी, अपने पूरे सैंपल पेपर्स या अपना पूरा रिवीजन करेंगे। और 15 फरवरी का मतलब तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए, फरवरी के महीने को हम काउंट ही ना करें, क्योंकि शुरू के 2 हफ्ते तो हमारे रिवीजन, प्रैक्टिकल फाइल के सबमिशन और इन चीजों में निकल जाएगा। तो अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को अगर मैं पकड़ूं, यानी कि टेंटेटिवली 180 डेज जो टोटल आपको मिल रहे हैं, उसमें भी इस बात का ध्यान देना कि सितंबर के अंदर ऑलमोस्ट हर स्कूल के अंदर टर्म पेपर्स होते हैं, जिनको हम हाफ ईयरलीज भी कहते हैं। उसके बाद दिसंबर और जनवरी के महीने में, प्रोबेबली दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होंगे और जनवरी के महीने में आपके प्री बोर्ड्स और आपसे प्रैक्टिकल फाइल सबमिशन या आपके जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं वो होंगे। तो इन महीनों को हम अपने स्टडी के लिए काउंट अगर ना करें, क्योंकि यहाँ पर या तो आप एग्जाम दे रहे होंगे या एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई या रिवीजन कर रहे होंगे, तो एक्चुअल कोर्स कंप्लीशन या सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपके पास टेक्निकली 3 महीने यानी कि 90 दिन का ही समय बचा हुआ है। और अब आपको डराना तो नहीं चाहता, लेकिन डराना तो पड़ेगा ही। 90 दिनों का समय का मतलब है कि अगर आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है या 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो 90 डेज 5 सब्जेक्ट के लिए, तो इतनी गणित तो आप जानते ही हैं कि 90/5 यानी कि 18 दिन पर सब्जेक्ट अब आपके पास टेंटेटिव टाइम बचा है। तो अब खुद ही इस सोच से ये टाइम वेस्ट करना शुरू करो कि भाई अगर मेरे पास पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्ट पर सिर्फ 18 दिन आ रहे हैं, तो क्या मैं सही चल रहा हूं या नहीं चल रहा। पर ध्यान रखना बच्चों, आपके पास सिर्फ यही टाइम बचा हुआ है और 15 फरवरी से आपके बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ बात करता हूं बच्चों आपके एग्जाम पैटर्न की, और स्पेशली जो आपके मेन कॉमर्स सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स, इस तरह से आपका जो पेपर होने वाला है बच्चों, वो सीबीएसई ने क्लियर करा है। उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। इसे बड़े ध्यान से समझना और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इन वर्ड्स का मतलब ये होता है, रिमेंबर करने का मतलब है याद करना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। यानी कि 55% जो आपका पेपर होगा वो सिर्फ रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगा। यानी कि इसको आप इजी कैटेगरी बोल सकते हो, जिसमें आपको सिंपल क्या करना है, डेफिनेशन पढ़ी, लर्न कर लिया, या कोई भी चीज पढ़ी, समझ लिया और उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप। इसके बाद अप्लाइंग, 23.75% पेपर। अप्लाइंग का मतलब होता है कि जहां खाली रटकर काम नहीं चल सकता, आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे एजुकेशन या नॉलेज के बारे में कहते हैं ना, अप्लाइड नॉलेज। जैसे आमतौर पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो होता है उसमें आप रट नहीं सकते, रट सिर्फ फॉर्मूले सकते हो, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूले थोड़ी ना पूछता है कि a+b का होल स्क्वायर बताओ। वो क्वेश्चन देता है जिस क्वेश्चन में आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाइंग जो स्टडी होती है वो बेसिकली होती है कि जो भी आप सीखते हो, जो लर्न करते हो, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि 23.75% जो पेपर होगा आपका वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। अब एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है न्यूमेरिकल्स होंगे, अकाउंटेंसी में तो आप जानते ही हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, बिजनेस स्टडीज है उसके अंदर आपके केस स्टडीज होंगे। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नयापन है इस बार, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ये हेडिंग बना रखी है, जिसमें आपसे रिमेनिंग 21.25% के पेपर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको आप कह सकते हो थोड़ा सा टफर कैटेगरी, और यही वो कैटेगरी होगी क्वेश्चंस की जो एक क्रीम बच्चा या टॉपर बच्चे और
एवरेज बच्चे के बीच में डिस्टिंग्विश क्रिएट कर देगी। अब इसमें क्या होता है, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएटिंग। इसका मतलब है कि ये आपको बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, जो हो सकता है किसी केस स्टडी के फॉर्मेट में हो सकता है कोई कहानी दे दे हाइपोथेटिकल, और आपको उसको पढ़ना हो, जैसे इंग्लिश में आता है ना अनसीन पैसेज, तो बिल्कुल उसी तरह अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज में भी आपको दिया जा सकता है। आपको पढ़ के इवेल्युएट करना पड़ेगा, आपको हो सकता है उसमें कुछ क्रिएट करना पड़े, यहाँ पर डायग्राम्स आ सकते हैं, यहाँ पर कोई फ्लो चार्ट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर पहुंचने के लिए, इसको सही करने के लिए आपको हर चैप्टर को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के किताब के पीछे के एमसीक्यूज अच्छे से करने पड़ेंगे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इन टोटलिटी में आपको पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो आपके एग्जाम का पैटर्न पेपर का इस तरह से डिवाइड करा गया है। तो अपनी तैयारी करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, हर चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करें, ऊपर ऊपर से देख के मत करिएगा। अब सर ये बातें तो आपने कर ली, अब आप ये बताओ कि अब हम करें कैसे, अब हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो बच्चों, जो मैं टाइम टेबल और जो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कोई ऐसी नहीं है कि जो बस सब बच्चों को यही फॉलो करनी है और कोई भी इसमें हल्का सा अपने हिसाब से मॉड्यूलेशन नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैंने इस स्ट्रेटेजी को जो बनाया है और बताऊंगा, वो इस हिसाब से बनाया है कि जो आपको करना चाहिए, जिसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो, अपनी सही अप्रोच के हिसाब से आगे पढ़ सकते हो, बढ़ सकते हो। अब वो क्या है देखिए, आपका 5 दिन का मैंने जो समय लिया है वो ऐसा है जिसमें आपको स्कूल भी जाना होगा अभी, फिर आपके ट्यूशंस के भी टाइम होंगे, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी का जो बचा कुचा थोड़ा सा समय होगा वो मिलेगा। लेकिन 2 दिन मैं मान लेता हूं जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे, वो डेडिकेटेड 2 दिन आपने थोड़ा सा अपने ट्यूशन अगर है तो, या फिर अपने सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा देना है। तो हमने अपने हफ्ते को डिवाइड कर लिया 5 और 2 में। अब 5 और 2 में डिवाइड करने के बाद हमने ये माना कि जिन शुरू के 5 दिनों में आप स्कूल ट्यूशन वगैरह जा रहे हो, वहां पर आप 4 घंटे की स्टडी का समय अपने लिए जरूर दीजिए। 4 घंटे में आप अपने स्कूल या ट्यूशन के टाइम को मत इंक्लूड करना, वो तो सेपरेट हो गया। 4 घंटे का मतलब है जिसमें आप या तो होमवर्क कर रहे हो, या रिवीजन कर रहे हो, या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। तो 20 घंटे टोटल आपको हफ्ते में मिल गए 5 दिनों में। और जो 2 बड़े दिन होंगे आपके, जो छुट्टी वाले दिन है, जिसमें आप 8 घंटे लगभग अपने लिए समय दे रहे हो, तो 16 घंटे आपको वहां पर मिल जाएंगे अपने हफ्ते के। तो यानी एक हफ्ते में आपको 36 घंटे के आसपास निकालने हैं, या 35 से 40 घंटे निकाल लीजिए अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, जो आप अपनी सेल्फ स्टडी को देंगे। अब आपके हैं 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट में हर हफ्ते आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, टेंटेटिवली मैंने वो भी यहां पर मेंशन कर रखा है, ताकि हम वीकली टारगेट के हिसाब से काम चलते रहे। इंग्लिश में आप हफ्ते के 3 से 4 घंटे दे सकते हो, तो इसको आप ऑल्टरनेटिवली मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ो, तो 3 दिन मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ने से आपको इंग्लिश की कवरेज कंप्लीट हो जाएगी। मैथमेटिक्स जिनके पास है, मैथमेटिक्स में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये आप डेली 1 से 1.5 घंटे का अगर समय देते हो, तो लगभग आप हफ्ते में 10, 12 या 14 घंटे इसके लिए जरूर दीजिए, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस मांगता है। इसी तरह अकाउंटेंसी के अंदर आपको हफ्ते में 8 से 10 घंटे देने हैं, तो या तो आप हफ्ते में इसको 5 दिन पढ़िए, या अगर डेली पढ़ रहे हैं तो रोज 1 से 1.5 घंटा इसको जरूर पढ़िए। तो अकाउंटेंसी भी बड़ा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगता है। इकोनॉमिक्स में आपको लगभग हफ्ते में 6 से 7 घंटे का समय देना है, तो आप इसको अल्टरनेटिव डेज या हफ्ते में 4 दिन भी दे सकते हो, 1 से 1.5 घंटा, तो आप आराम से 5, 6 या 7 घंटे इसको दे दीजिए। एंड सिमिलरली बिजनेस स्टडीज में भी आपको 5 से 6 घंटे का समय देना है वीकली। तो आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा अल्टरनेटिव डेज पर या रोटेशन बेसिस पर ले सकते हैं, और जो बड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स या अकाउंट्स, उसको डेली प्रैक्टिस में रख लीजिए। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा हफ्ते का टारगेट है कि मुझे 35 से 40 घंटे पढ़ाई करनी है, और इस हिसाब से रोटेशन करना है कि मेरे 5 सब्जेक्ट की कवरेज सही चलती रहे। कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक सब्जेक्ट को बहुत आगे लेके चले गए, बाकी 2 सब्जेक्ट बिल्कुल पीछे रह गए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अब अपनी इंपॉर्टेंस है। आप या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में ये पढ़ने पड़ेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश वो कंपलसरी है, और बहुत सारे कॉलेजेस में आपके 12th के मार्क्स भी आज भी रेलिवेंट है। तो अपनी स्ट्रेटेजी को इस हिसाब से मेंटेन करके रखना है कि हमें हर सब्जेक्ट की इक्वल और अच्छी तैयारी करनी है। तो इस चीज को फॉलो करना, और ये मैंने आपको जो टेंटेटिव टाइम दिया है इसका अवश्य ध्यान रखना। बाकी सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज कर सकते हो। और ध्यान रखना, बहुत जल्दी मैं इसका एनालिसिस करने के लिए आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, ताकि मैं ये देख पाऊं कि क्या आप इसको फॉलो कर रहे हो, कहीं कोई टाइम टेबल को फॉलो करने में तकलीफ तो नहीं हो रही, कितना आपका सिलेबस हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, क्या कोई तकलीफ है।
और मुझे नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना बच्चों कि आपने कितना सिलेबस कर लिया है, कहां पर आप स्टैंड कर रहे हो, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आपकी सारी बातों को, आपके सारे कमेंट्स को पढ़ के फिर मैं कोशिश करूंगा अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो या आपके लिए कोई नेक्स्ट प्लानिंग वीडियो या फिर एक नया लाइव इंटरेक्शन रखेंगे आपके साथ, जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको रिजॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप तब तक एक हफ्ते के अपने टारगेट्स को बनाओ, उन्हें इस तरह से डिवाइड करके कोशिश करो कि वो अचीव होते रहें, ताकि आप अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर पाओ। तो ये मैंने इस वीडियो में देखो जो तीनों चीजें आपको बताई कि आपकी एग्जाम की डेट, कितना समय बचा है, आपका एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है और किस तरह से आपको वीकली तैयारी करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, बाकी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आपके कमेंट में वीडियो खत्म होते ही तुरंत पढ़ने आ रहा हूं। ऑल द बेस्ट।